डॉक्टर फैसल अब्दुल्ला साहब, प्रोफेसर पीयूष कमल, प्रोफेसर अभय कुमार, मोहतरम मुफ्ती साहब और सभागार में बैठे सभी सुधी श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। ये ऐसा गौरवशाली दिन है जिसे हम पूरे सम्मान के साथ और एक समर्पण की भावना के साथ हर साल मनाते हैं। और ये एक अच्छा मौका है कि आज के दिन फैसल साहब ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हम लोग बिहार के उन नायकों के बारे में बात करेंगे जिनका योगदान इस स्वतंत्रता की लड़ाई में रहा है। सबसे पहले तो फिर इससे कबल के इन नायकों की बात करें, इनको श्रद्धांजलि देना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जैसे पहले भी कहा गया, इनकी कुर्बानियों के नतीजे में ही आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार, एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरन देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कई बातें अभी अलग अलग पेपर्स के माध्यम से सामने आए। एक दो बातें उसी हवाले से मैं पहले कहना चाहूँगा। पहला पेपर अभय कुमार साहब का था, जिसमें उन्होंने कई बातों को संक्षेप में लेकिन तार्किक ढंग से रखा। एक तो ये कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में बिहार की एक अपनी पहचान, बिहार की आइडेंटिटी, इसका विकास किस रूप में हो रहा था और कैसे फिर ये बिहारी आइडेंटिटी नेशनल मूवमेंट के मेन स्ट्रीम में शामिल हो गई। उस सिलसिले में एक चीज़ जो उन्होंने बहुत अहम बताई कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का जो विकास हुआ या भारत का जो निर्माण हुआ, उसमें सभी लोग जो थे, भारत के रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी क्षेत्र के हों, कोई भाषा बोलते हों, किसी धर्म के मानने वाले हों, उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा जो भी रही हो, इन सब का मिला जुला रूप ये जो कोलेस कर गए, तो वही भारतीय राष्ट्र बना। और ज़रूरत है इस बात की कि उस बुनियादी बात को जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद रही है, उसको हम लोग याद रखें। और उसकी तरफ मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया। पीयूष कमल साहब के बारे में पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करें, इन्होंने बहुत इज्जत हमको दी है। इनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि जो लेस एक्सप्लोर्ड सोर्सेज हैं, अनएक्सप्लोर्ड हम नहीं कहेंगे, मगर लेस एक्सप्लोर्ड सोर्सेज हैं इतिहास लेखन के, उनकी तरफ इन्होंने इशारा किया। खासतौर पर जो फोक लिटरेचर है, अब जो बात हो रही है कि इतिहास लेखन में जो माइक्रो लेवल है उस पर बात की जाए, स्थानीय स्तर पर बात की जाए, ऐसे स्रोत जिनको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है उनका उपयोग किया जाए। तो जो यहाँ पर शोधार्थी हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं, उनके लिए एक दिशा निर्धारित करने की इन्होंने बहुत सफल कोशिश की है। और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब यहाँ से लौटेंगे तो उनके इस बात को अपने साथ याद रखेंगे। पीयूष जी ने कई नामों की चर्चा की, ऐसे लोग जिनके बारे में हम या तो कम जानते हैं या लगभग नहीं जानते हैं, मगर उन लोगों का विशेष महत्व है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जो नेता थे उनको तो हम जानते हैं, उनके योगदान के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन वो नेता जो थे, उनके साथ जो लोग खड़े थे, जो उनकी ताकत थे, उनको हम लोग नहीं जानते हैं। जानना मुमकिन भी नहीं है। कैन नॉट आइडेंटिफाई अ फेस इन द क्राउड। एक भीड़ है, उसमें चेहरे को आप पहचान तो नहीं सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो चेहरा अपना महत्व रखता है।
और अब जो चर्चा हो रही है अनसंग हीरोज के बारे में या गुमनाम नायकों के बारे में, तो ये कोशिश है कि वैसे कुछ नाम हम लोग जान सके, उनको चिन्हित कर सकें। और जो मार्टियर्स डिक्शनरी बनी है या डिक्शनरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बनी है, वो इसी तरह की सूचनाओं पर आधारित है। तो ये एक मेजर गाइडलाइन पीयूष गोयल साहब ने दी आने वाले समय में किस तरह इस जानकारी को हम और समृद्ध बना सकते हैं। मुफ्ती साहब ने तो बहुत ही मौसर तौर पर बहुत ही फोर्सफुल तरीके से इस पैगाम को बताया कि हिंदुस्तान क्या है, कैसे हम आहंगी या सौहार्द हमारी शक्ति है और हमें इसे बनाए रखना है। तो ये तो कुछ बातें जो यहाँ पर हुई उस सिलसिले में अपने रिस्पॉन्स दे रहा था। एक दो बात मैं और कहना चाहूँगा। एक तो ये कि इस बात की ज़रूरत है कि हम अनसंग हीरोज को याद रखें, लेकिन इस बात पर भी थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है कि ये अनसंग हीरोज आखिर कौन है। ऐसे कुछ लोग हैं जो समय के साथ भुला दिए गए, उनको हमें याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें भुलाया जा रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस, भुलाया जा रहा है। अभी चर्चा हुई मजहरुल हक की, और मुफ्ती साहब आपको हम बताएं, फसा साहब को आप बताएंगे, मजहरुल हक पर एक बहुत अच्छी किताब है स्टेट आर्काइव में शायद की है। तो मजहरुल हक का जितना बड़ा योगदान है फ्रीडम मूवमेंट में, अगर आप देखें तो जो अर्ली हिस्ट्री है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहार के कंटेक्स्ट में, उसमें जो सबसे टावरिंग नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो मजहरुल हक का है। लेकिन बहुत कम जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो मजहरुल हक के बारे में जानते हैं। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं हम तो जानते हैं उनके बारे में, लेकिन और लोग जो हैं जो इस दायरे से बाहर हैं, कितने लोग सदाकत आश्रम के सामने से रोज आते जाते होंगे, लेकिन उनमें शायद ही किसी को पता हो कि सदाकत आश्रम किसने कायम किया, किस मकसद से कायम किया और क्या उसकी भूमिका रही है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ऐसे भी हीरोज हैं जिनको भुलाया जा रहा है, उनको हमें लोगों की याददाश्त में, पब्लिक मेमोरी में महफूज करना होगा, सुरक्षित करना होगा। और फिर एक तीसरी बात ये कि बहुत सारे हीरोज हैं जो क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसे नायक हैं जो गढ़े जा रहे हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि किस तरह लोगों को ज़बरदस्ती तो हम नहीं कहेंगे, एक एफर्ट के जरिए, कोशिश के जरिए साबित किया जा रहा है कि वो भी आज़ादी की लड़ाई के लिए नायकों में शामिल है। कोई मिसाल हम यहाँ पर नहीं देंगे, कोई कंट्रोवर्सी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं। अभी बिरनी का जिक्र हुआ था, एक दिलचस्प बात और हम आपको कहना चाहेंगे। बिरनी पर जो मुकदमा चला, एक कुछ घंटों का मुकदमा था, लेकिन उस सिलसिले में ये बात भी कही गई कि पीर अली को सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए लुत्फ अली नाम के आदमी भी दोषी थे। लुत्फ अली पटना के एक बड़े बैंकर के परिवार से थे, और विलियम टेलर जो पटना का कमिश्नर था और जिसने पीर अली को सजा भी दी थी, वो इस मामले में बिल्कुल कन्विंस था कि लुत्फ अली भी इस साजिश का हिस्सा थे। लेकिन लुत्फ अली के बहुत बड़े कॉन्टैक्ट से कलकत्ता तक उनका सिलसिला था, तो वो बरी कर दिए गए। और टेलर का जो सक्सेसर था सैमुअल्स, उसने टेलर को एक तरह से क्रिटिसाइज भी किया कि एक शरीफ आदमी को बिला वजह टेलर ने इस साजिश में मुलविस करने की, इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन अब 2007 में जब हम लोग 150th एनिवर्सरी मना रहे थे इस संघर्ष की, उस समय छोटा सा सिंपोजियम हमने खुदाबख्श लाइब्रेरी में रखा था, और उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब आए थे, और लुत्फ अली साहब के फैमिली के एक आदमी बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे और बताते रहे कि कैसे उनके दादा ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था।
तो किस तरह से नैरेटिव बदल रहा है इसको आप देख सकते हैं। एक आदमी जिसको टेलर मानता है कि वो इन्वॉल्व है, वो आदमी और उसका परिवार खुद अपने ज़माने में ये साबित करता है कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, और अब 2 पीढ़ी के बाद उनके सक्सेसर ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं वो इसमें शामिल है। तो ये जो शिफ्टिंग आर्गूमेंट्स हैं, इनके बारे में भी हमको ध्यान देना होगा। और आखिर में एक दो बात मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले फैसल साहब आपने बिरली पर यहाँ प्रोग्राम कराया था, और हमने उसमें ये बात कही थी, उस इत्तेफाक से उस दिन हम भी यहाँ थे। हमने उस दिन ये बात कही थी कि पटना हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई का या स्वतंत्रता संघर्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो खुशी है कि पीयूष साहब ने मेरी बात को और मजबूत बना दिया और स्ट्रेंथन कर दिया। आज़ादी की लड़ाई को हम लोग अपनी आसानी के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं, और जो विभाजन रेखा है वो 1857 का संघर्ष। पटना 1857 के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण है, इससे पहले के चरण में भी महत्वपूर्ण है, और आगे हम लोग ने भी पीयूष साहब से सुना ही कि उसका क्या महत्व रहा है, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस हो या फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट हो। 1761 में पहली बार जब अंग्रेजों को एक सशक्त और सशस्त्र, एक इफेक्टिव, एक पावरफुल, एक फोर्सफुल और आर्म रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो वो पटना था। 1761 में बंगाल का विस्थापित नवाब मीर कासिम पटना आता है, और पटना में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस था, एक्चुअली वो ओपियम गोडाउन था, उसके ऑफिसर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उसका एक फ्रेंच कमांडर था मीर कासिम का, उसने कई अंग्रेज़ों को गिरफ्तार किया था, बाद में उनका कत्ल कर दिया था। एक मेमोरियल उनका आज भी पटना सिटी में मौजूद है, जो क्रिस्टल सेमेट्री है उसके अंदर। महाराज मीर कासिम हार गया, उसको यहाँ से अवध की तरफ जाना पड़ा, और बक्सर की लड़ाई के बाद उसका जो राजनीतिक जीवन वो खत्म हो जाता है। लेकिन मीर कासिम को जो पहला सेंटर मिला अंग्रेज़ों की मुखालफत का, मुंगेर में उसने कोशिश की, मगर बेसिक जो सेंटर था वो पटना था। तो फर्स्ट आर्म फोर्सफुल स्ट्रगल अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई हुआ है, मेरी, आप लोग दोनों मॉडर्न के एक्सपर्ट हैं, बोलिए, करेक्ट कर सकते हैं, मेरी नज़र में वो पटना था। और 1857 में पीरली के बारे में हम लोग तो जानते हैं। इस दोनों के बीच में एक फेज और है पटना से रिलेटेड, जिसके बारे में जानकारी कम है, किताबें उस पर हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में उसके बारे में चर्चा कम होती है। कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन पॉपुलर डिस्कोर्स में वो नहीं आ पाता है, और वो था वहाबी आंदोलन। 1826 से 1865 के बीच लगभग 40 साल तक पटना इस आंदोलन का मुख्यालय रहा। और एक बात ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि 1857 में जो कुछ हुआ वो भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा था, और उसका असर पटना में भी दिखाई पड़ा। लेकिन ये जो दौर है, वहाबी आंदोलन का जो दौर है, उसमें पटना ही केंद्र बिंदु है, और पटना से जो गतिविधि हो रही है वो फिर एक बड़े हिस्से में भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस की जा रही है। ये भी जानना जरूरी है कि 1857 के संघर्ष के पहले जो सबसे व्यापक जन आंदोलन हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, वो वहाबी आंदोलन था। और इसका क्षेत्र आज जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ से लेकर के बांग्लादेश में जो कोमिला का इलाका है, वहाँ तक इसका प्रभाव फैला हुआ था, और इसका मुख्यालय पटना था। वहाबी आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसके प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद थे। 1821 और 24 के बीच वो पटना से गुजरे, क्योंकि वो हज की यात्रा के लिए जा रहे थे, और रास्ता यही था कि गंगा के जरिए कलकत्ता तक और फिर वहाँ से बाय शिप
मक्का तक उन्होंने यात्रा की थी। उस 2 विजिट में वो पटना में कुछ दिनों के लिए रुके और यहाँ का एक परिवार था, सादतपुर फैमिली हम लोग इसे कहते हैं, उस परिवार के कई लोगों ने उनको अपना नेता माना। इसके बाद सैयद अहमद वापस लौट गए। उनका मिशन ये था कि मुस्लिम समाज में जो विकार आ गए हैं, जो बिदत है, जो डिफॉर्मिटी आ गई है प्रैक्टिस में, आइडियाज में, उसको सुधारा जाए। बेसिकली ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की एक कोशिश थी। लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि जब तक देश पर फिरंगियों का, विदेशियों का शासन रहेगा, ये प्रयास सफल नहीं हो सकेगा। इसमें इस आंदोलन का जो दूसरा पहलू आया वो था कि अंग्रेजों से देश को आज़ाद करना। और इसी प्रयास में सैयद अहमद ने जो फ्रंटियर का इलाका था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इलाका था, वहाँ अपने अनुयायियों को संगठित किया, खुद भी वहाँ रहे। और उस ज़माने में वहाँ पर रंजीत सिंह के कुछ जनरल्स थे, वो भी सक्रिय थे, और उन्हीं में से एक जनरल के साथ जिन्होंने बालाकोट में सैयद अहमद मारे गए। 1831 की घटना है। उसके बाद इस आंदोलन पर पटना के 2 नेताओं का, 2 भाई थे, विलायत अली और इनायत अली, इन दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। एक छोटी सी रियासत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बना दिया था सैयद अहमद साहब ने, और वो सिताना की रियासत थी। उसके खलीफा के तौर पर ये दोनों भाई एक के बाद एक काम करते रहे। 1865 में युद्ध में इस पूरे आंदोलन को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। बीच में कुछ लड़ाई है, लेकिन जो फाइनल डिसाइसिव ब्लो है वो 1865 में। इसके बाद एक छोटी सी बात और मैं ज़्यादा बात मैंने ले लिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। 1865 के बाद इस पूरे आंदोलन के सिलसिले में काफ़ी डीप, काफ़ी गहराई से जानकारी हासिल की गई, और ये पता चला कि इस पूरे आंदोलन को चलाने में मेन एंड मटीरियल्स प्रोवाइड करने में, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में पटना के कुछ लोगों का हाथ था। इनमें एक नाम था यहिया अली, जो गिरफ्तार हुए, अम्बेरा ट्रायल में इनको काला पानी की सज़ा हुई। दूसरा नाम था अहमदुल्लाह, ये भी गिरफ्तार हुए, और 1865 के ट्रायल के बाद इनको भी सज़ा मिली क्वीन के खिलाफ बगावत करने के लिए। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। जो सेलुलर जेल है अंडमान में, उसका निर्माण तो बाद में हुआ। ये लोग जब गए थे 1865-66 के आसपास, तो वहाँ वैसी कोई जेल नहीं थी। पेनल सेटलमेंट से लोग रहते थे, लेकिन जब वो जेल बनी, उसमें जो एक प्लाक है, उसमें बिहार से जाने वाले कैदियों में सबसे पहला नाम अहमदुल्लाह का है। वो प्लाक आज भी वहाँ मौजूद है, और उसी लिस्ट में 7 या 8 लोगों की लिस्ट है, उसमें आखिरी नाम यहिया अली का है। तो दीज आर द 2 ब्रदर्स, एक लिस्ट के टॉप में है, एक लिस्ट के आखिर में। लेकिन इस बात की जानकारी कितने लोगों को है? तो जरूरत इस बात की है कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो था, और इसमें पटना का जो एक केंद्रीय महत्व रहा था, और उसके क्या असरात, उसके क्या प्रभाव आगे प्रस्तुत हुए, इन बातों को भी हम लोग ध्यान में रखें। और आखिर में ये तो बिल्कुल सही है कि जिस विषय पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वो इतना विरत है, इतना एग्जॉस्टिव है कि इस पर कोई एक सेशन में या किसी एक पेपर में सब कुछ कहना मुश्किल है। अभी डिक्शनरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात अभय जी ने कही थी। हम समझते हैं कि उसको और सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और उसमें फैसल साहब एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका हो सकता है कि पटना में जो बिहार स्टेट आर्काइव है, उसके फाइल्स में जिन लोगों की भी चर्चा है इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, उनके बारे में एक डिक्शनरी तैयार कराई जाए और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि और लोगों को भी ये बात मालूम हो सके कि पटना में
या बिहार में, और कितने ऐसे नायक थे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, मगर आज हम उनको नहीं जानते। बहुत शुक्रिया आपका।